गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 18 और 19 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं आज हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहीं। शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने है ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के संदर्भ में। तो इस खबर पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 17 से लेकर के और 19 अगस्त के बीच गुजरात के गांधीनगर में ही G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। क्लियर है। तो उसी आयोजन के एक हिस्से के रूप में विश्व भर में सभी लोगों तक स्वास्थ्य की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जो हमारी पारंपरिक औषधियां हैं उसकी महत्ता को देखते हुए WHO ने अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार पारंपरिक औषधियों पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। कब? 17 से 18 अगस्त 2023 के मध्य। ठीक है। जिसकी थीम क्या रखी गई? टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। डैट मीन्स सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। ठीक है। और आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले ही साल गुजरात के जामनगर में, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। गुजरात के जामनगर में एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, डैट मीन्स पारंपरिक औषधियों के लिए एक वैश्विक केंद्र का स्थापना किया गया। ठीक है। WHO के द्वारा एक पारंपरिक औषधियों के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। ठीक है। तो ये जो पारंपरिक औषधियाँ हैं ये बेसिकली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विश्व भर में एक अनुमान के अनुसार WHO के दुनिया भर में 80% से जो ज़्यादा आबादी है वो आज इन्हीं पारंपरिक औषधियों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल कर रही है। क्लियर है। और भारत में भी ये जो औषधियाँ हैं ये हम जानते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा का ऐतिहासिक रूप से एक हिस्सा रही हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ आयुर्वेदा जो है वो किस तरीके से हजारों वर्षों से उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमारी होम्योपैथी है या फिर जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, ये सब चिकित्सा पद्धतियों में भी जिन औषधियों का उपयोग होता है वो बेसिकली पारंपरिक औषधियाँ या फिर उनसे निर्मित औषधियाँ ही होती हैं। क्लियर है। हम सब जानते हैं जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय या फिर दूसरी जो जड़ी बूटियां हैं ये किस तरीके से अनेक प्रकार की बीमारियों के निदान में सहायक होती हैं। अभी कोरोना टाइम में भी किस तरीके से आपने देखा कि तुलसी और गिलोय की उपयोगिता बढ़ गई थी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे। ठीक। तो ये जो पारंपरिक औषधियाँ हैं इनको WHO किस तरीके से परिभाषित करता है? वो कहता है कि पारंपरिक औषधि ज्ञान, कौशल और प्रथाओं का कुल योग है जो कि स्वदेशी और विभिन्न संस्कृतियों ने समय के साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक एवं मानसिक बीमारी को रोकने के लिए उपयोग किया है। ठीक है ना। मतलब ये हमको अपने पूर्वजों से ज्ञान के रूप में और कौशल के रूप में किस तरीके से मिलता आया है हमको ये ज्ञान। ठीक है ना, पारंपरिक औषधियों का। तो उसी तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये जो पारंपरिक औषधियाँ हैं इनका जो उपयोग है वो भारत सहित विश्व भर में इसलिए धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही सस्ती और सर्वसुलभ होती हैं। ठीक है। तो इन पर इनकी गुणवत्तापूर्ण पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विश्व भर में WHO अपना प्रयास लगातार जारी रखा है, लगातार कर रहा है विभिन्न प्रकार के उपागमों के माध्यम से। क्लियर है। तो इसी समिट के ही दौरान ध्यान रखिएगा कि एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल। इस पोर्टल पर बीमारियों के पारंपरिक इलाज से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पोर्टल का नाम एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हुई है WHO की। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला एक आपको प्रश्न बता दूं, बहुत ही पेट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी या फिर इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। डैट मीन्स 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और इसकी स्थापना के ही दिन को हम लोग आप सब जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, नहीं जानते तो जान जाइए कि इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व भर में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? तो ये भी ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। क्लियर है। और देखिए आपको बता दूं कि जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो हमारी भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अर्थात राज्य को स्वास्थ्य के किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। क्लियर है।
और आपको बता दूं जो हमारा सतत विकास लक्ष्य संख्या कौन सी है जो कि सार्वभौमिक या फिर अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की बात करती है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करती है। तो ये ध्यान रखिएगा हमारा SDG 3 है, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो हमारा सतत विकास लक्ष्य जो 3 है उसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना है, ठीक है। और आपको बता दूं एक और प्रश्न कि हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पूछा जा सकता है एग्जाम में, कब आई थी, ठीक है ना। तो हमारी नई वाली जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो वर्ष 2017 में आई थी, क्लियर है। और हाल फिलहाल का एक करंट अफेयर्स में भी स्वास्थ्य चर्चा में था, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये हमारा स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ से रिवाइज हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने है प्रबल रिवॉल्वर के संदर्भ में। ये जो रिवॉल्वर है ये भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जिसको कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो इसको बनाया गया है आपका एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर में स्थित एक आपकी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, ठीक है ना। इसने इस रिवॉल्वर का निर्माण किया है, यही है वो रिवॉल्वर, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर है। साइड स्विंग क्या होता है ये देखिए, ये है आपका साइड स्विंग, ये है आपकी रिवॉल्वर, ठीक है ना। और इसमें 6 राउंड की आपकी ये देखिए साइड स्विंग है, यही आपकी साइड स्विंग सिलेंडर है जो कि आपका बाएं साइड से निकला है, ठीक है ना, जिसमें कि आपकी कारतूस को भरा जाता है, ठीक है, जिसमें कि गोली को भरा जाता है, ठीक। तो ये आपकी देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 0.32 बोर की है। बोर क्या होता है बता दूं आपको, किसी भी ये जो आप देख रहे हैं ना जहाँ से गोली निकलती है, ठीक है ना, ये जो पाइप है इसका, ठीक है। तो किसी भी खोखले पाइप का जब भी हमको जो इनर जो डायमीटर होता है, जो आंतरिक जो व्यास होता है उसको हम लोग जो मापते हैं उसको बोर में ही मापते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो इसका इनर डायमीटर है वो 0.32 बोर का है, या फिर बोर को आप यदि मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 7.65 मिलीमीटर का है, ठीक है। इसको कैलिबर में भी मापते हैं, इसको कैलिबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7.65 मिलीमीटर या कैलिबर का है, क्लियर है। और आपको इस रिवॉल्वर की कुछ खासियत बता दूं, जैसे कि इसका जो वजन है वो मात्र 675 ग्राम है, ठीक है। मतलब ये वहनीय भी है, ठीक है ना। और इसका बहुत ही आसानी से जो महिलाएं हैं वो भी इसका उपयोग कर सकती हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए भी ये मुफीद है, क्लियर है। और ये आपकी लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज आपकी यानी इसकी मारक क्षमता जो है वो 50 मीटर है, ठीक है। जबकि अभी तक भारत में जितनी स्वदेशी रिवॉल्वर थी, ठीक है ना, उनकी जो मैक्सिमम जो उनकी रेंज थी वो अभी तक मात्र 20 मीटर थी, ठीक है। तो इसकी रेंज इससे 2.5 गुना रिवॉल्वर से ज़्यादा है, क्लियर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 177.6 मीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर, सॉरी, ठीक है ना, कितनी है 177.6 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये जो रिवॉल्वर है ये -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 50 डिग्री सेल्सियस पर तक आसानी से कार्य कर सकती है, ठीक है। और जो इसकी कीमत है वो निर्धारित की गई है 1,40,000 रुपया व्यक्तिगत रूप से यदि कोई इसको खरीदता है तब, ठीक है। या फिर जो इसको यदि थोक भाव में ले, यदि कोई मान लीजिए कोई होलसेलर है वो खरीदता है तो उसको 1,26,000 की ही पड़ेगी, ठीक है ना, विथ GST, ओके। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे रिवॉल्वर का जिक्र हुआ है, तो रिवॉल्वर के बारे में आपको बताऊं कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ध्यान रखिएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार वर्ष 1836 में एक अमेरिकी उद्योगपति था जिसका नाम था सैमुअल कोल्ट। ये रहा आपका, ये देखिए इसकी फ़ोटो यहाँ मैंने लगाई है, सैमुअल कोल्ट यही है, ठीक है ना। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, ठीक है। और भारत में रिवॉल्वर और पिस्टल का जो लाइसेंस है वो किसके थ्रू दिया जाता है, मतलब यदि किसी को ये रिवॉल्वर खरीदनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास अधिनियम है, जिस अधिनियम के जरिए ये कोई रिवॉल्वर खरीद सकता है, तो उसके लिए हमारे पास है आर्म्स एक्ट 1959। ये भी आपसे पूछा जा सकता है बैकग्राउंड से निकाल करके ये प्रश्न, ठीक है ना, कि भारत में रिवॉल्वर या फिर पिस्टल का लाइसेंस किस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो आर्म्स एक्ट ये कब लागू हुआ था या फिर कब भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, तो ये 1959
19 में, ठीक है। और इसी अधिनियम के जरिए आत्मरक्षा के लिए कोई भी 21 साल से अधिक का व्यक्ति भारत का यदि कोई है, ठीक है ना, तो उसको इसके लिए आवेदन कर सकता है। क्लियर है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इतिहास में जब भारत में ब्रिटिश काल में एक गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम था लॉर्ड लिटन, उसका एक अधिनियम आपसे पूछा जाता है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में आया, या फिर भारतीय शस्त्र अधिनियम पहली बार, ठीक है, कब लागू हुआ भारत में। तो वो 1878 में लागू हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि इसके जरिए किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना, ध्यान रखिएगा यूरोपियों के लिए नहीं, ठीक है ना, किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना दंडनीय अपराध बना दिया गया था पहली बार भारत में, ठीक है ना। तो 1878। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जितने प्रश्न आपके बन सकते थे मैंने यहाँ से आपको रिवाइज करा दिया, क्लियर करा दिया। क्लियर है। अगली आपके सामने क्या खबर है? अगली खबर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा एक नवाचार है, ठीक है ना। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, जिसको कि कहाँ बनाया गया है? इसको बेंगलुरु में बनाया गया है। बेंगलुरु में एक जगह है कैम्ब्रिज लेआउट, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये डाकघर बनाया गया है जो कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। क्लियर है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन हमारे दूरसंचार और जो इलेक्ट्रॉनिक मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक। और ये जो हमारा डाकघर है ये मात्र 43 दिनों, मात्र 43 डेज में बन करके तैयार हो गया है। जबकि इसको यदि पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है तो इसको बनाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, ठीक। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी और IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से या फिर उसके तकनीकी मार्गदर्शन में इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है, इस डाकघर का निर्माण। क्लियर है। और इसमें जो हमारी लागत आई है वो लगभग 23 लाख रुपए आई है, जो कि यदि पारंपरिक तरीके से बनाया जाता तो ये उसके मुकाबले 40% ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो तकनीकी है ये इससे त्वरित तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से नए नए मकान, नए नए भवन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, इसमें रोबोटिक प्रिंटर की मदद से कंक्रीट का, ये जो मकान है कंक्रीट का ही बना है, तो इसमें रोबोटिक प्रिंटर की मदद से कंक्रीट की एक लेयर को जमाया जाता है, ठीक है ना, लेयर्स को जमाया जाता है जिससे कि मकान बन करके तैयार हो जाता है, ठीक। तो तकनीक की मदद से गुणवत्तापूर्ण निर्माण की प्रक्रिया को यदि बढ़ावा देना है तो इस तरीके की जो तकनीकियाँ हैं, ठीक है ना, इस तरीके की जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बहुत ही मददगार हो सकती हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे अभी हाल ही में उद्घाटित किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने है। अभी हाल ही में भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कुल 17 बच्चों को सम्मानित किया गया जिसमें से 5 बच्चे भारत के ही हैं, ठीक। और ये सम्मान दिया किसने है? तो ये सम्मान अमेरिका की एक सैन फ्रांसिस्को स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एक्शन फॉर नेचर, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो उसी ने ये सम्मान दिया है भारत के 5 बच्चों को, ठीक है। कौन कौन से ये हैं? तो ये हैं आपके ईहा दीक्षित मेरठ की, ठीक है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक, क्योंकि हमारी यूपी स्पेशल के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। तो ईहा दीक्षित मेरठ की हैं, ठीक है। इसके अलावा मान्या हर्ष बेंगलुरु, निर्वाण सोमानी नई दिल्ली, मन्नत कौर ये भी नई दिल्ली से हैं, और कर्णव रस्तोगी मुंबई के हैं। तो इन 5 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए इनके द्वारा की गई पहलों के लिए, ठीक है ना। अब आपको ये जानना जरूरी है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ये 8 से 16 आयु वर्ग तक के बच्चों को ही केवल दिया जाता है, ठीक है ना। यानी जितने बच्चे हैं ये 8 से 16 साल तक के बीच के ही हैं, ठीक है। तो ये 8 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को, उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी यूपी की हैं जो ईहा दीक्षित, ठीक है ना, यूपी के मेरठ की, इनको 8 से 12 वर्ष के आयु वर्ग में इनको कैटेगरी में इनको प्रथम पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। और इनको इसके पहले भी भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने किया क्या है? तो ये 4 साल की आयु से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण का कार्य कर रही हैं, ठीक है। और अभी तक ये 20,000 से ज़्यादा ये वृक्षों को लगा चुकी हैं, ठीक है। इनका एक फाउंडेशन है ग्रीन ईहा स्माइल फाउंडेशन, जिसके जरिए ये अपने पर्यावरण संरक्षण के कार्य को ये आगे बढ़ा रही हैं,
ठीक है। और ये जो मान्या हर्ष हैं वो तो इन्होंने यूट्यूब और किताबों के जरिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया, इसलिए इनको मिला है, ठीक है। जबकि निर्वाण सोमानी को इनका एक प्रोजेक्ट जीन्स चलता है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो जीन्स होता है उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। तो ये जो पुराने जो जीन्स हैं, ठीक है, जो जिनका किसी तरीके से उपयोग हो सकता है, ठीक है, उसके ज़रिए ये बैग्स वगैरह बना के या फिर वो यदि उपयोग हो सकते हैं तो वो जीन्स जो भी ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचा करके, ठीक है ना, और ये उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इनका प्रोजेक्ट जीन्स के लिए इनको मिला है, ठीक है ना। और मन्नत कौर को प्रोजेक्ट पानी के लिए मिला है, ठीक है ना। इनका जो प्रोजेक्ट है वो पानी की किल्लत और कार्बन एमिशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए कार्य करती हैं, ठीक है। और ये जो आपके कर्णव रस्तोगी हैं, इनको इनकी 2 किताबों के लिए मिला है जिनके जरिए इन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। कौन कौन सी इनकी 2 किताबें हैं तो ये ध्यान रखिएगा। पहली है इनकी कार्तिक डैडी एंड प्लास्टिक, अ जर्नी अबाउट बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इनकी पहली बुक है, ठीक है ना। जबकि इनकी जो दूसरी बुक है वो है कार्तिक मिक्सी एंड मास्टर, अ जर्नी अबाउट ओशन पॉल्यूशन। तो इन 2 किताबों के जरिए इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लोगों में बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको मिला है, ये मुंबई के है। क्लियर है। अगली खबर आपके सामने है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, जिसमें कि बताया गया है कि दुनिया की 1/4 जो आबादी है इस समय वो गंभीर जल संकट का सामना कर रही है, ठीक है। और इस 1/4 आबादी में भी जो दुनिया की जो टॉप जो 25 जो कंट्रीज़ है जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, ठीक है ना, उन देशों में पानी का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि भारत भी जो है वो इस जल संकट के मामले में, वाटर स्ट्रेस के मामले में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में 24वें स्थान पर है, ठीक है। जबकि जो हमारा बहरीन है वो पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और साइप्रस दूसरे और कुवैत तीसरे स्थान पर है, ठीक। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको किसने निकाला है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर है। और इसमें बताया गया है कि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि विश्व के अनेक देशों में किसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है ना। तो उनके कारण जो पानी का संकट है वो भी धीरे धीरे गहरा होते जा रहा है, ठीक है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक 1 अरब अतिरिक्त लोगों के इससे प्रभावित होने का अनुमान है जल संकट की वजह से, ठीक। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में 1960 के बाद से जो पानी की मांग है वो लगभग दुगुनी हो गई है। क्लियर है। तो इसलिए जो जल संकट है ये आज हमारे समझ एक बहुत बड़ा संकट बन के खड़ा हुआ है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा विकराल रूप धारण करता चला जाएगा, ठीक है। इसी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि आज भारत जो है वो अपनी कुल जो जलापूर्ति जो है उसका 80% नियमित रूप से उपयोग कर रहा है, ठीक। अब आपको बता दूं ये जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। ध्यान रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देता है, ठीक है। और अंतिम खबर है आपके सामने, विश्व मानवतावादी दिवस के संदर्भ में आपको बता दूं यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही तो इस वर्ष की इसकी थीम थी 2023 की #No matter what, नो मैटर्स व्हाट, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जब भी किसी प्रकार की आपदाएं आती हैं विश्व भर में, ठीक है, या फिर कोई भी कहीं चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो, चाहे वो युद्ध हो या फिर कोई भी आपकी प्राकृतिक आपदा हो, उस समय किस तरीके से जो लोग हैं वो वॉलंटियरली जा करके वहाँ पे मदद करते हैं, ठीक है। तो उस मदद के दौरान कहीं ना कहीं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उन्हीं लोगों के प्रति एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरीके से एकता, करुणा और लचीलेपन की शक्ति को रेखांकित किया जाए, इसलिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और मित्रों में जो भी आपके किसी भी तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।